ज्ञानस्थली मधेपुरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए 20 अप्रैल वाले एडीओ एग्जाम के सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र का एनालिसिस करते हैं। हाँ, और ये एनालिसिस काफी मजेदार होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि आज के इस गहन विश्लेषण का मकसद मतलब सिर्फ सही उत्तर जानना नहीं है। हम ये भी देखेंगे कि जो ऑप्शन गलत थे वो आखिर गलत क्यों थे। सही कहा आपने। देखिए, परीक्षा में गलत विकल्प हवा से नहीं आते, वो उन भ्रांतियों का आईना होते हैं जो अक्सर हम सबके दिमाग में होती हैं। हाँ, और बिना किसी भटकाव के हम सारे प्रश्नों पर बारी बारी से बात करेंगे। तो चलिए उस भूगोल से शुरुआत करते हैं जो हमारी दुनिया को आकार देता है। बिल्कुल, चलिए इसे समझते हैं। पहला ही सवाल बहुत बुनियादी सा था। कर्क रेखा और लौह इस्पात संयंत्रों को लेकर ऑप्शन थे राउरकेला, भिलाई, बोकारो और जमशेदपुर। और पूछा गया था कि कर्क रेखा के संदर्भ में इनमें से कौन अलग है। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सब एक ही इंडस्ट्रियल बेल्ट का हिस्सा हैं, लेकिन नक्शे को बारीकी से देखने पर भिलाई की कहानी कुछ अलग नजर आती है ना? एकदम सही। मतलब राउरकेला, बोकारो और जमशेदपुर भौगोलिक रूप से कर्क रेखा के काफी करीब हैं, लेकिन भिलाई जो है वो काफी दक्षिण में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। अच्छा, तो ये सिर्फ नक्शे का तथ्य नहीं है। नहीं, ये बताता है कि उद्योग सिर्फ अक्षांश रेखाओं पर नहीं बनते, वो कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल। भूगोल में ही एक और दावा था कि मानसूनी वनों को पार एक्सीलेंस कहा जाता है। हाँ, असर्शन रीजन वाला सवाल था ये। सही। और कारण दिया गया था कि ये भारत के अधिकांश हिस्से को कवर करते हैं। जब हम पार एक्सीलेंस कहते हैं तो मतलब वो चीज अपने आप में एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये है कि मानसूनी वन कोई संयोग नहीं है। इन्हें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहते हैं, जो 70 से 200 सेंटीमीटर बारिश वाले इलाकों में होते हैं। हाँ, और भारत के बहुत बड़े भूभाग में इतनी ही बारिश होती है। इनकी खासियत इनकी जीवित रहने की रणनीति है। मतलब गर्मियों में पत्तियां गिरा देना? बिल्कुल, नमी बचाने के लिए वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये एक अद्भुत अनुकूलन है। अरे वाह! इसी के साथ हिमालय की स्थलाकृति और राज्यों के आकार वाले प्रश्न भी थे, जैसे हिमाद्री और लेसर हिमालय का मिलान। हाँ, और उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के आकार की तुलना, ये सीधे सीधे मैप रीडिंग के सवाल थे। सही बात है। अब अगर हम थार मरुस्थल की तरफ चलें तो वहां एक शब्द आता है मरुस्थल। नाम से लगता है कोई सूखी सी जगह होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। वही तो। मरुस्थली एक स्थिर रेगिस्तान नहीं है, ये तो हवाओं के साथ अपनी जगह बदलने वाले रेत के टीलों का एक चलायमान समंदर है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। ये एओलियन प्रोसेस यानी हवा के प्रभाव से लगातार खिसकते रहते हैं। मतलब भूगोल का वो रूप जो कभी टिकता नहीं। और इसके ठीक उलट अगर नदियों को देखें तो उनका एक निश्चित उद्गम होता है। जैसे महानंदा का दार्जिलिंग से, हाँ, बागमती का शिवपुरी श्रेणी से, कमला का महाभारत श्रेणी से और घाघरा का नंपा से। और बिहार स्पेशल प्रश्नों ने भी काफी गहराई थी, जैसे ऐसे कितने जिले हैं जिनका मुख्यालय उनके नाम पर ही है। और झारखंड के अलग होने के बाद बिहार का क्षेत्रफल और अक्षांशीय विस्तार। दून घाटी के पश्चिम में क्या है, ये भी पूछा गया था। भूगोल से निकलकर अगर इतिहास की तरफ आएं तो चीजें और गहरी हो जाती हैं। इतिहास के सवाल हमेशा दिलचस्प होते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ऋग्वेद में एक शब्द आता है, ऋतस्य गोपा। ये वरुण देवता के लिए इस्तेमाल हुआ था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ऋत का अर्थ सिर्फ धर्म नहीं बल्कि कॉस्मिक या नैतिक व्यवस्था था, यानी ब्रह्मांड और समाज को एक नियम में बांधना। बिल्कुल। और जब समाज साम्राज्यों में बदला तो यही व्यवस्था प्रशासनिक नियमों में बदल गई। प्रशासन से मुझे मौर्य साम्राज्य याद आ गया। हम्म। अशोक के उच्च अधिकारी हर 5 साल में दौरे पर जाते थे, लेकिन रुकिए, उज्जैन और तक्षशिला के लिए नियम अलग था। हाँ, वहां हर 3 साल में दौरा होता था। एक ही साम्राज्य में नियमों का ये दोहरापन क्यों? क्योंकि तक्षशिला उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था। विदेशी आक्रमणों का खतरा सबसे ज्यादा वहीं था। अच्छा, और उज्जैन? उज्जैन मध्य भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। बगावत का डर वहां भी था, तो प्रशासन की पकड़ मजबूत रखने के लिए 3 साल में निरीक्षण जरूरी था। तो ये स्ट्रैटेजिक फैसला था, जैसे बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अवध और कड़ा की सूबेदारी का इस्तेमाल किया अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। मध्यकालीन प्रशासन की बात करें तो शेरशाह के समय का एक शब्द था राय। हाँ, क्या ये सिर्फ एक टैक्स था? नहीं, ये सिर्फ टैक्स नहीं था, ये क्रॉप यील्ड प्रति बीघा की अनुसूची थी।
मतलब पैदावार के हिसाब से जमीन को बांटना। हाँ, शेरशाह का राजस्व प्रशासन इतना वैज्ञानिक था कि बाद में मुगलों और अंग्रेजों ने भी इसकी नकल की। अंग्रेजों की बात करें तो 1901 का सिंचाई आयोग, जिसके अध्यक्ष कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ थे, वो भी शायद राजस्व सुरक्षित करने का ही तरीका था। बिल्कुल था। लेकिन भारतीय समाज मूक दर्शक नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा मानसिक बदलाव दिखा। बाल गंगाधर तिलक का वो कथन, मेंढक की तरह साल में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा, सच में ये तो बहुत तीखा तंज था। ये तंज कांग्रेस के शुरुआती नरमपंथी रवैये पर था। कांग्रेस साल में सिर्फ एक बार दिसंबर में मिलती थी। तो तिलक जी का मानना था कि लगातार संघर्ष करना होगा। हाँ, और इसी वैचारिक घर्षण ने बाद में नरम दल और गरम दल को बांट दिया, जो बाद में 1916 के लखनऊ पैक्ट में जाके फिर से मिले। 1905 के बंगाल विभाजन की भी बात हुई थी पेपर में। बंगाल विभाजन लागू होने की तारीख सबको याद रहती है, लेकिन सवाल में घोषणा का महीना पूछा था, जो जुलाई था। और कामागाटा मारू जहाज वाला प्रश्न, जिसे गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था। हाँ, और गदर पत्रिका की पहली भाषा जो उर्दू थी, ये सब क्रोनोलॉजिकली कितने महत्वपूर्ण हैं। ये घटनाएं हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अलग अलग पहलू दिखाती हैं। बिल्कुल। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तब उनकी उम्र 45 वर्ष थी, ये भी पूछा गया। और असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। बहुत ही मार्मिक दिन था वो। और मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को हुआ। ये सभी आधुनिक इतिहास के मील के पत्थर हैं। इतिहास के बाद जब देश आजाद हुआ तो संविधान बना, लेकिन संविधान के प्रश्नों ने काफी उलझाया। हाँ, बारीकियां बहुत सूक्ष्म थीं। तो इस सब का क्या मतलब है? जैसे 93वां संशोधन जो शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा था, और अनुच्छेदों का मिलान, खासकर अनुच्छेद 324 और 280 वाला विकल्प। हाँ, 324 को वित्त आयोग के साथ जोड़कर दिखाया गया था, जबकि 324 तो चुनाव आयोग है। यही परीक्षक की ट्रिक होती है। 280 वित्त आयोग है। दोनों स्वतंत्र निकाय हैं, लेकिन उनका काम अलग है। अच्छा, एक और सवाल था। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार राज्यसभा के पास है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। वही मैं सोच रही थी कि लोकसभा के पास ये शक्ति क्यों नहीं है? देखिए, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। आईएएस या आईपीएस अधिकारी चुने तो केंद्र द्वारा जाते हैं, लेकिन काम तो वो राज्यों में करते हैं। बिल्कुल, अगर केंद्र अपनी मर्जी से नई सेवाएं थोपने लगे तो राज्यों की स्वायत्तता खतरे में पड़ जाएगी। अब समझ आया, ये बहुत ही तार्किक बात है। संविधान की यही खूबसूरती है। राजव्यवस्था में ही रीथिंकिंग डेमोक्रेसी के लेखक और संविधान समीक्षा आयोग के समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये सवाल भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। हाँ, एक असर्शन रीजन का सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट किसी खराब कानून को वैध घोषित नहीं कर सकता। नहीं, सवाल पर कि क्या वो अमान्य घोषित कर सकता है। हाँ, वही तो। अगर कानून खराब है तो कोर्ट उसे क्यों नहीं रोक सकता? खराब कानून और असंवैधानिक कानून में फर्क है। अच्छा। कोर्ट सिर्फ ये देखता है कि कानून बनाते समय संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं, या वो मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा। मतलब तकनीकी और संवैधानिक रूप से सही होना चाहिए। हाँ, अगर कानून नीतिगत रूप से खराब है तो उसे बदलना संसद का काम है, कोर्ट का नहीं। ओहो, यानी कोर्ट संविधान का रखवाला है, नीतियों का नहीं। बिल्कुल सही। नीतियों से अर्थव्यवस्था की तरफ चले तो कर सुधारों से जुड़ी केलकर और चलैया समिति पर सवाल था। अर्थव्यवस्था के सवाल भी काफी ट्रिकी थे। सच में। एक जगह वित्तीय समावेशन की योजना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को चालाकी से मंत्री सुरक्षा बीमा योजना लिख दिया गया था। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए था कि कोई सिर्फ रटे रटाए शब्द तो नहीं देख रहा। बिल्कुल, वित्तीय समावेशन का असली मकसद तो निचले तबके तक बैंकिंग पहुंचाना है। अर्थव्यवस्था का असर मुद्राओं पर भी दिखा। कुवैती दीनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है, स्विस फ्रैंक या ब्रिटिश पाउंड से भी भारी। इसका एक बहुत सीधा सा आर्थिक कारण है। इतने छोटे देश की करेंसी इतनी स्ट्रांग कैसे है? तेल का निर्यात। कुवैत भारी मात्रा में तेल बेचता है और पूरी दुनिया को उन्हें कुवैती दीनार में भुगतान करना पड़ता है। तो मांग हमेशा ज्यादा रहती है। हाँ, और उनका केंद्रीय बैंक इसे बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ फिक्स रखता है। ये तो बहुत स्मार्ट मूव है। अमेरिका का वित्तीय वर्ष भी एक पहेली सा लगा मुझे। 1 अक्टूबर से 30 सितंबर वाला। हाँ, भारत में तो अप्रैल से मार्च चलता है। क्या हम बस अंग्रेजों की नकल कर रहे हैं? भारत का वित्तीय वर्ष 1867 में अंग्रेजों ने शुरू किया था, जो हमारी कृषि और फसल की कटाई पर आधारित था। अच्छा, और अमेरिका का अलग क्यों है? अमेरिका ने 1840 के दशक में इसे बदला था ताकि कांग्रेस को सर्दियों से पहले बजट पास करने का समय मिल सके। क्योंकि तब यात्रा और संचार में समय लगता था।
बिल्कुल। हर देश की व्यवस्था उसकी भौगोलिक और ऐतिहासिक जरूरतों से बनती है। जरूरत और विकास की यही कहानी साइंस में भी दिखती है। साइंस के सवाल बहुत कॉन्सेप्चुअल थे इस बार। हाँ, जैसे मुक्त रूप से गिरती वस्तु पर द्रव्यमान का प्रभाव नहीं पड़ता और ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक सवाल खोखले धात्विक गोले का था कि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है। हाँ, अगर गोले के बाहर करंट है तो अंदर क्यों नहीं? इसे फेराडे केज इफेक्ट कहते हैं। जब धातु के गोले को चार्ज दिया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बिल्कुल, और रिपेल करके वो गोले की सबसे बाहरी सतह पर फैल जाते हैं। तो अंदर कोई चार्ज बचता ही नहीं। सही कहा। इसीलिए जब आसमान से बिजली गिरती है तो कार के अंदर बैठा इंसान सुरक्षित रहता है। अरे वाह, प्रकृति खुद ही ढाल बना लेती है। एक और शानदार सवाल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने का था, जिसमें समानांतर या पैरेलल में कम प्रतिरोध लगाया जाता है, जिसे शंट कहते हैं। ये काम कैसे करता है? शंट को आप शहर के बाहर बने एक चौड़े बाईपास रोड की तरह समझिए। बाईपास रोड? हाँ, गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव होता है। अगर भारी करंट सीधे गया तो वो जल जाएगा। तो शंट वो भारी करंट अपने पास से निकाल लेता है। बिल्कुल। बिजली हमेशा कम रुकावट वाले रास्ते से बहना पसंद करती है, तो ज्यादातर करंट उस बाईपास यानी शंट से निकल जाता है। ये एनालॉजी तो बहुत ही सटीक है। और हाफ लाइफ के सूत्र पर भी सीधा सवाल था। भौतिकी के इतिहास की बात करें तो प्रकाश की प्रकृति पर भी सवाल थे, जैसे न्यूटन का कण सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और थॉमस यंग का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस सिद्धांत, और आखिर में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने साबित किया कि प्रकाश तरंग भी है और कण यानी फोटॉन भी। इसी ड्यूअल नेचर ने आधुनिक भौतिकी की नींव रखी। हाँ, और मॉडर्न फिजिक्स के सिद्धांतों का मिलान भी था। डी ब्रॉगली की मैटर वेव्स, कॉम्पटन इफेक्ट, जीमन प्रभाव और पेयर प्रोडक्शन। इसके अलावा बिग बैंग थ्योरी जो ब्रह्मांड के विस्तार से जुड़ी है। और आसानी से तरलीकृत होने वाली गैस अमोनिया। हाँ, और 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाला भारतीय मिशन एक्सियम 4। साइंस और करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा मिक्स था। बिल्कुल। अब अगर जीव विज्ञान की दुनिया में झांकें तो वहां भी क्रांतिकारी चीजें हैं, जैसे क्रिस्पर तकनीक, जीन एडिटिंग की सबसे बेहतरीन तकनीक। अगर आसान भाषा में कहें तो ये कंप्यूटर के फाइंड एंड रिप्लेस फीचर जैसा है ना। एकदम सही। ये मॉलिक्यूलर कैची की तरह है जो खराब डीएनए को फाइंड करता है और उसे काटकर सही जीन से रिप्लेस कर देता है। हाँ, आनुवांशिक बीमारियों को खत्म करने के लिए ये बहुत बड़ी खोज है। शरीर की कोशिकाओं के अंदर भी अपनी एक सफाई व्यवस्था है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां या सुसाइड बैग्स कहा जाता है। हाँ, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। अब मैं सोच रही थी कोई कोशिका अपने अंदर सुसाइड बैग क्यों रखेगी। जीव विज्ञान में से एपोटोसिस कहते हैं, मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ। हाँ, जब कोई कोशिका पुरानी हो जाती है या वायरस से डैमेज हो जाती है तो वो कैंसर का रूप भी ले सकती है। ओहो। तो पूरे शरीर को बचाने के लिए लाइसोसोम फट जाते हैं। उनके एंजाइम अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देते हैं। एक कोशिका का पूरे जीव के लिए बलिदान और जीवन की निरंतरता का एक और रूप जेनेटिक्स में दिखता है। एक शब्द था टोटिपोटेंसी, मतलब एक अकेली कोशिका से पूरे जीव का निर्माण होने की क्षमता। और ग्रीन गोल्ड यानी बांस। पर्यावरण से भी अच्छे सवाल थे। लेकिन आज के समय में जीवों और इंसानों के बीच दूरियां कम हो रही हैं, जिससे जूनोटिक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। हाँ, जूनोटिक बीमारियां जानवरों से इंसानों में फैलती हैं, जैसे कोविड या रेबीज। बिल्कुल। हम वन्य जीवों के आवास में अतिक्रमण कर रहे हैं तो संपर्क बढ़ रहा है गया है। और जेनेटिक्स में मेंडेलियन वंशागति, वॉटसन और क्रिक का डीएनए डबल हेलिक्स जो एंटी पैरेलल होता है, और ड्रोसोफिला को जेनेटिक मॉडल बनाने वाले थॉमस हंट मॉर्गन पर भी सवाल थे। वनस्पति विज्ञान से विलियम रॉक्सबर्ग का नाम आया, जिन्हें भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। और वो पौधा इंडिगोफेरा टिंक्टूरिया यानी नील का पौधा, जो सिर्फ फसल नहीं औपनिवेशिक काल के विद्रोह का कारण था। एक फली का भी जिक्र था, इम्पेशंस, जो इतनी तेज गति से बीज फेंकती है मानो कोई विस्फोट हो। प्रकृति के पास विस्तार और बचाव के बहुत तरीके हैं। और करंट अफेयर्स में 2025 के नोबेल विजेताओं के नाम भी थे। चिकित्सा का नोबेल जापान के शिमोन साकागुची को, और रसायन विज्ञान के नोबेल विजेताओं के देशों का मिलान। एयर इंडिया की फ्लाइट 171, खो-खो वर्ल्ड कप और 2024 के आईसीसी अवार्ड्स के गलत मिलान पर भी चर्चा हुई पेपर में। करंट अफेयर्स काफी अपडेटेड था। आज की इस पूरी चर्चा को अगर एक धागे में पिलोया जाए
तो ये साफ हो जाता है कि सिर्फ सतही तथ्य जानने से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। जब तक आप क्यों और कैसे के पीछे नहीं भागेंगे, क्या का उत्तर हमेशा अधूरा रहेगा। ज्ञान का असली परीक्षण यही है कि आप तथ्यों को आपस में कैसे जोड़ते हैं। सही बात है। आज हमने भूगोल के पहाड़ों से लेकर इतिहास की प्रणालियों और कोशिका के डीएनए तक गहराई से पड़ताल की। और मुझे लगता है दर्शकों के लिए ये बहुत मददगार साबित होगा। हाँ, लेकिन जाते जाते जो लोग सुन रहे हैं, जरा इस विचार पर गौर कीजिएगा। जब हम किसी प्रश्न के 4 विकल्प देखते हैं और उनमें से 3 गलत होते हैं, तो क्या वो सचमुच सिर्फ गलत होते हैं? बिल्कुल, या फिर वे किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर होते हैं, जो बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने की असली कला सही उत्तर ढूंढने में है, या उन गलत विकल्पों के पीछे छिपी पूरी दुनिया को डिकोड करने में? इसी सवाल के साथ हम आज का ये छात्र को हम यही विराम देते हैं। सभी छात्रों को आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, जो भी छात्र अपनी तैयारी को इसी तरह की तार्किक गहराई देना चाहते हैं, वे ज्ञानस्थली मधेपुरा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस चर्चा को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की डीप डाइव के साथ। तब तक सीखते रहिए।